नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज बजट पेश कर रही हैं। दिल्ली में आज 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश किया जा रहा है। सीधे आपको विधानसभा लिए चलते हैं, जहां रेखा गुप्ता इस वक्त बजट पेश कर रही हैं। 30 करोड़ की लागत से उसको बनाने की मंजूरी दी। एमबी रोड वाली ड्रेन 387 करोड़ की लागत से बननी है। और इसके अलावा भी पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे हमारे फ्लड एवं इरिगेशन विभाग द्वारा ये ड्रेन्स को नई बनाने का काम, पुनर्विकसित करने का काम किया जा रहा है। और इस मद में हमने अलग से 610 करोड़ रुपए का फंड हमारे सिंचाई विभाग को दिया है। एक और अच्छा काम इस बीच में हमारे सिंचाई विभाग द्वारा किया गया, हमारी अन्य एजेंसियों ने किया, वो है डीसिल्टिंग। नालों की डीसिल्टिंग पहली बार दिल्ली में इस स्तर पे जाके हुई कि दिल्ली में यमुना जी पे 207 का लेवल आ गया पानी का, फिर भी दिल्ली में बाढ़ नहीं आई। उस लेवल पे भी हमने दिल्ली को बचा के रखा, क्योंकि लगभग 22 लाख मीट्रिक टन गाद पहले से ही यमुना से, हमारे ड्रेन से निकाली जा चुकी थी। और इस ऐतिहासिक जल स्तर 207.48 मीटर पे पानी आ गया। वो निशान हर बार हम टीवी में देखते थे, पानी यहाँ आने वाला है, पर इस बार दिल्ली में पानी नहीं भरा। ये डीसिल्टिंग का कमाल था कि ऐतिहासिक जगह जहां हर साल पानी भरता था, इस बार नहीं भरा। और आने वाले इस साल में भी दिल्ली में जल भराव ना हो, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। हमने फ्लड प्रोटेक्शन वॉल भी बनाने का काम शुरू किया है, जो कि 50 करोड़ की लागत की है। इस तरीके से दिल्ली में पानी की, सीवर की, ड्रेनेज की, ये सारे काम सरकार के लिए प्रायोरिटी है और सरकार इस पे काम कर रही है। मैं अगले सेक्टर में बताना चाहूँगी हेल्थ केयर के बारे में। सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अध्यक्ष जी, हम शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी वेलफेयर स्टेट के केंद्र बिंदु होते हैं। यही विचार हमारी नीतियों में भी है। हमारी सरकार प्राइमरी से लेकर के इंटेंसिव केयर तक एक मजबूत, सुलभ, किफ़ायती व्यवस्था गढ़ रही है। और हमारा ये मानना है कि जो उपचार है वो अधिकार है, उपकार नहीं है। इसलिए हमने स्वास्थ्य विभाग को 12,645 करोड़ का बजट आवंटित किया है। 12,645 करोड़ रुपए का। और जितने पुराने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हॉस्पिटल थे, आज ये आए नहीं है विपक्ष वाले। आते तो मैं इनको भाषण देने में मजा भी नहीं आ रहा, वो सुन ही नहीं सकते। ऐसे काम करके गए हैं कि जब वो फाइलें खुलती है तो ये एहसास होता था कि करते क्या थे। और सिस्टम में इतना ज्यादा गड़बड़, इतना करप्शन, इनको तो 11 साल भी इनको काम करने का मौका कैसे मिला। पहले दिन से ही ये पकड़ में आने वाले काम इन्होंने किए। हमने मादीपुर, सीरसपुर, हथसाल, ज्वालापुरी में उन अस्पतालों को पूरा करने के लिए इस साल 515 करोड़ रुपए का फंड रखा है। जबकि राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल, बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में शासकीय की योजना के तहत, केंद्र के द्वारा पोषित शासकीय योजना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बेहतर हम करेंगे। और साथ ही अधूरे पड़े हुए लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल एवं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पतालों का निर्माण कार्य भी इस साल पूरा किया जाएगा। हमने जो 7 आईसीयू अस्पताल पिछली सरकार अधूरे छोड़ के भाग गई थी, उसको पूरा करने के लिए भी 150 करोड़ रुपए का फंड
इस वर्ष हमने रखा है। हमने अस्पतालों में मशीनें खरीदने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए, दवाइयाँ खरीदने के लिए 787 करोड़ रुपए का फंड अलग से सीपीए के माध्यम से खरीदारी करने के लिए रखा है, 787 करोड़ रुपए। साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो पिछले साल हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद हमने लागू की थी, उसमें हमने पहले जो अंत्योदय के राशन कार्ड थे उनको शामिल किया था। बाद में हमने उसमें आशा वर्कर जोड़ी, आंगनवाड़ी कर्मी जोड़े। उसके बाद हमने दिल्ली की विधवा बहनों को उस कैटेगरी में जोड़ा, दिव्यांग लोगों को उसमें जोड़ा और अभी तक 7.5 लाख लाभार्थियों पर इस सूची को हमने एक्सटेंड किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से एक कैटेगरी और इसमें जोड़ना चाहती हूं और वो है दिल्ली राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर लोग। उनको भी हम इस सूची में जोड़ेंगे। पिछले दिनों जब मैं इस समुदाय के लोगों से मिली, ट्रांसजेंडर्स से मिली, तो उन्होंने अपनी व्यथा कही कि हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है इलाज करवाना। हमें किसी सूची में रखा नहीं जाता, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते, इसके लिए हमें प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज कराना पड़ता है। तो हमने अपनी आयुष्मान योजना की इस कैटेगरी में अब से ट्रांसजेंडर्स को भी जोड़ा है और टोटल 202 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के मातहत रखा है। अध्यक्ष जी, हमने पिछले 1 साल में दिल्ली में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले, हर एक की विधानसभा में खुले हैं। सबके यहाँ खुले हैं ना भाई? प्राइमरी हेल्थ केयर के ये शानदार सेंटर हैं, अनेकों व्यवस्थाएं हैं और इस साल वर्ष 2026-27 में हम नए 750 अन्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करेंगे, जिसके लिए हमने केंद्र की मदद और हमारी स्टेट का पैसा मिलाकर के 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो दिल्ली में रेखा गुप्ता बजट पेश कर रही हैं, साथ ही बता रही हैं कि 1 साल की उनकी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन सियासी दांवपेच अभी से लगाए जाने लगे हैं। हैदराबाद वाले भाईजान की पार्टी के नेता अभी से मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दिया। मेरठ के कार्यक्रम में शौकत अली ने कहा कि हमें 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक दे दो तो वो अपनी ताकत दिखा देंगे और किसी मुसलमान का एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। AIMIM नेता ने लोगों से कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी मुसलमान का एनकाउंटर होगा तो एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी टारगेट पर लिया। शौकत अली ने कहा कि आपने जिसके 111 विधायक जिताए वही अब कह रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। शौकत अली ने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि अगर मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत करनी है तो एक डंडा, एक झंडा और एक नेता के तहत एकजुट होना होगा। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है। बताओ जाकर के कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मदारिस को ताला लगा दिया था। बताओ जाकर के कि हमारा कोई भी जुर्म नहीं होता था, इल्जाम की बुनियाद पर हमारे घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। बताओ जाकर के कि हमें गोलियां मार दी गई सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर, और हम तड़प रहे थे, परेशान थे, चीख रहे थे। तो जिसको हमने वोट दे करके 111 विधायक जिता करके दिया, वो ये कह रहा है कि मेरी सरकार नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। वो भी खामोश है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मदारिस
अपने मसाजिद, अपनी दीनी दरसगाह, अपनी खानगाह, अपनी दरगाह की अगर हिफाजत करनी है तो उसके लिए आपको एक डंडा, एक झंडा, एक नेता बनाना पड़ेगा। आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाना पड़ेगा। विकास सिर्फ गोरखपुर और सैफई में नहीं होगा। अगर विकास की बात आएगी तो फिर विकास मेरठ में भी होगा। तो ये वही शौकत अली हैं जो बार बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले मुसलमानों को 2 दर्जन बच्चे पैदा करने की सलाह भी शौकत अली ने ही दी थी। अब शौकत अली ने बयान दिया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने AIMIM नेता शौकत अली के बयान पर पलटवार कर दिया और कहा कि देश कानून के हिसाब से चलता है, कोई माई का लाल कानून हाथ में नहीं ले सकता है। ये देश कानून से चलता है, न अकबरुद्दीन ओवैसी या हमारे ओवैसी साहब या उत्तर प्रदेश के कोई अध्यक्ष से ये देश नहीं चलता है। ये देश कानून से चलता है और कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि कानून अपने हाथ में ले। तो एक तरफ ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ बंगाल में ताल ठोकने की तैयारी AIMIM ने कर ली है। बंगाल चुनाव में AIMIM और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। कल कोलकाता में गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा। ओवैसी भी कोलकाता पहुंच रहे हैं। ओवैसी से गठबंधन पर हुमायूं कबीर ने कहा कि ओवैसी हमारे बड़े भाई हैं, जो कहेंगे वो किया जाएगा। हुमायूं ने कहा, बंगाल में मुसलमान हमारे साथ हैं और पूरी ताकत के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा गठबंधन होगी वो ओवैसी साहब का AIM का जोड़ के मैं चल रहा है। 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, क्या बड़ा ऐलान किया जाएगा? वो तो ओवैसी साहब मेरा बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई के तरफ मानते हैं। वो भी कलकत्ता में जा रहा है, तो जाने के बाद वो बड़ा भाई जो निर्णय लेगी वही मेरा हिसाब से चलेगी। बंगाल में वो जो आम आदमी है, बाबरी मस्जिद जो काम चल रहा है ना, इसके लिए पूरे बंगाल को जो मुसलमान आबादी है, ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा को ऊपर विश्वास बढ़ गया। वो मेरा मदद कर रहा है, वो जहाँ जा रहा है उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है। इंशाल्लाह इनको मेरा फायदा तो होना चाहिए, मुसलमान को ज़्यादा से ज़्यादा वो सपोर्ट भी मिलना चाहिए। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। मनीष, ये जो लड़ाई है ये 27% मुसलमान वोट बैंक को लेकर है, जिसका 70 से 75% हिस्सा ममता बनर्जी को एकमुश्त जाता रहा है। इस बार ये गठबंधन अगर बनता है तो कितना नुकसान होने की संभावना है ममता बनर्जी को? देखिए, एक वाकई में इस वोट बैंक के पीछे ममता बनर्जी ने पूरी ताकत लगाने की कोशिश तो की है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है। पिछले 2021 के चुनाव में भी देखा गया था कि अगर आप नॉर्थ बंगाल के अलावा ये मुर्शिदाबाद और इलाका, ये पूरा अगर जोन की आप बात कर ले तो यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया था, क्योंकि ये जो इलाका है वो यहाँ पर मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं। और ऐसे वक्त पर जब हुमायूं कबीर ने ये ऐलान किया है कि 182 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतारी और उसके बाद अब ओवैसी उनके साथ पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, इसमें खुद हुमायूं कबीर ही 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, जिसमें भगवान गोला, मुर्शिदाबाद और नौशादा, ये ऐसी सीटें हैं जिस पर वो 3 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और कल बताया जा रहा है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर दोनों लोग मिलकर एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें लगभग पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर दोनों लोगों की पार्टी कितनी कैंडिडेट उतारने वाली है इसका पूरा खाका तैयार करके सामने रख दिया जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं टीएमसी का एक वोट बैंक का जो गणित है वो बिगाड़ सकती है, वो भी ऐसे वक्त पर जब टीएमसी ने 74 सिटिंग एमएलए कैंडिडेट्स के टिकट काट के नए चेहरों को उतारा है। वैसे ही पार्टी में बहुत ज्यादा सरफुटअव्वल का दौर जारी है और इसीलिए ममता बनर्जी लगातार रैलियों का दौर भी कर रही हैं। लेकिन इस बीच जब ओवैसी की एंट्री हुई है तो ये माना जा रहा है कि मुर्शिदाबाद से लेके वो इलाके जिसमें दिनाजपुर, मेदिनीपुर और नॉर्थ बंगाल जहां पर मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है, मुर्शिदाबाद, मालदा, नौशाद, ये इलाकों में कहीं ना कहीं टीएमसी को बहुत बड़ा। अब बाबरी मस्जिद के नींव रखने पर या बाबरी मस्जिद के निर्माण पर तो भीड़ जुटाई है
हुमायूं कबीर ने, लेकिन ये भीड़ वोटों में कितना तब्दील होगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर इसमें से कुछ % भी मुसलमान छिटकता है तो ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो बंगाल में हुमायूं और ओवैसी मिलकर मुस्लिम वोट को टारगेट कर रहे हैं, जिसका नुकसान सीधे ममता बनर्जी को हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और फुल एक्टिव मोड में चुनाव प्रचार शुरू कर रही हैं। ममता बनर्जी आज उत्तर बंगाल में 3 चुनावी रैलियां करेंगी। अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में ममता बनर्जी की जनसभाएं होंगी। उत्तर बंगाल के सभी जिलों में वोटिंग पहले फेज यानी 23 अप्रैल को होनी है। 2021 चुनाव में उत्तर बंगाल में अगर टीएमसी के प्रदर्शन की बात करें तो यहां की 54 विधानसभा सीटों में से टीएमसी ने 24 और बीजेपी ने 30 सीटें जीती थी। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जैसे जिलों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। ममता बनर्जी आज अलीपुरद्वार से ही चुनावी प्रचार का आगाज करेंगी, यानी वो जगह जहां बीजेपी मजबूत दिखती है उन्हीं जगहों को ममता बनर्जी ने चुना है अपनी रैली या अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने के लिए। ममता बनर्जी आज 3 चुनावी रैलियां कर रही हैं, तो बीजेपी भी चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कोलकाता पहुंचे हैं। वो कोलकाता में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अहम मीटिंग कर रहे हैं। विधानसभा की तैयारियों और रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। नितिन नवीन 2 दिनों के कोलकाता दौरे पर पहुंचे हैं। वो बंगाल चुनाव में बीजेपी की हर लेवल की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब पहली बार कोलकाता आ रहे हैं और इस चुनावों के मद्देनजर एक बड़ी मीटिंग हो रही है। बीजेपी ने इस होटल में एक बड़ी मीटिंग रखी है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तमाम बड़े नेताओं के साथ मीटिंग लेंगे और इस बार खास रणनीति तैयार की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जिसमें स्पेशल 18 का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। स्पेशल 18 के ये वो बड़े नेता हैं जिसमें इनको जिम्मेदारी दी गई है क्लस्टर और जोन वाइज पूरा अलग तरीके से वर्गीकृत करके वहाँ पर जितने भी बूथ लेवल पर जो भी कार्यकर्ता हैं उनको मोटिवेट करें और कहीं ना कहीं वोट जो है वो बड़ी तादाद में बीजेपी को मिले। और ये शायद इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। प्रचार तंत्र पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जमीनी स्तर के नेताओं को साथ पर कार्यकर्ताओं को लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो स्पेशल 18 नेता हैं जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव और जो राजस्थान के जो तमाम नेता हैं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, साथ ही साथ और अश्विनी वैष्णव, ये ऐसे बड़े नाम हैं। इनको अलग अलग जोन बनाकर इनको डिप्लॉयमेंट किया जाएगा जिसमें सबको अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के अलावा जो तमाम बड़ी सीट्स हैं जिसमें प्रवासियों को साथ में जोड़ने और उसके अलावा जो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरा एक सहयोग यहाँ के लोगों को किया जाने वाला है, उसको लेकर एक ये बड़ी मीटिंग है। और सबसे पहली जो मीटिंग है वो प्रवासियों को लेकर होगी कि राजस्थान में जितने भी प्रवासी हैं उनको किस तरीके से अपने साथ जोड़ा जाए। सारे पश्चिम बंगाल के अभी तक के जितने भी कैंडिडेट्स की घोषणा हुई उनको यहाँ पर बुलाया गया। इस होटल के अंदर मीटिंग हो रही है। तो एक तरफ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2027 की सुगबुगाहट अभी से सुनाई दे रही है। और इसमें सबसे आगे हैं यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद, जो इन दिनों फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में शक्ति प्रदर्शन के बाद प्रयागराज पहुंचे संजय निषाद एक मस्जिद हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि मस्जिद अवैध रूप से श्रृंगवेरपुर धाम की जमीन पर बनाई गई है। मंत्री निषाद ने दावा किया कि करीब 15 साल पहले दूसरे समुदाय के लोगों ने मंदिर के पुजारी की हत्या कर वहां मस्जिद बना ली। प्रयागराज में मंत्री निषाद के धरने के कारण NH30 पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। धरने की सूचना मिलते ही निषाद की पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक भी मौके पर पहुंच गए। तो हालात बिगड़ता देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मंत्री को समझाने की कोशिश की गई। 5 दिन पहले यहाँ के डीएम से बात हुई थी, एसपी से बात हुई थी कि इसको साफ सफाई कर दीजिए। यहाँ आते हैं लोग सह सम्मान आए जाएं। ये भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज का किला, ये स्वर्ग भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर्यटक स्थल घोषित है। भगवान 3 किलोमीटर का किला है। ठीक है, इसको पिछली विदेशी ताकतों ने इस किले को तोड़ के गड्ढे में डाल दिया, खुदाई हुई है। पिछली सरकारों ने तो लूट लिया किले के खजाने को। इसमें एक भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम किए हों, त्रेता में ही से जो है सेना दे के रावण को खत्म किया हो, तो ऐसे में उस किले पर मस्जिद है, अवैध मस्जिद, उसे हटाई जा। किले के सामने मैं 20 साल पहले आया, लगातार यहाँ जंगल
को काट कर उसको साफ सुथरा किया। जंगल था तब, कोई 1 इंच जमीन की नहीं था। आज बाद में पता वहाँ केंद्रीय पर्यटन विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया कि 300 मीटर के अंदर कोई भी एक निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन 300 मीटर का किले से सटे एक आदमी को कब्जा करा दिया और दूसरे का बोर्ड लगा दिया। ये है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी की जमीन है तो उसको वहां से उठाकर धारा 25 में कहीं दे दी जाए। और किला जब हमारा है तो दूसरे की जमीन कहाँ हो सकती है? सबसे पहला हक तो निषाद राज के वंश है। तो संजय निषाद कभी अपने आंसुओं के जरिए, कभी धरने पर बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि निषाद वोट बैंक उनके हाथों से छिटक ना जाए, जिसके आधार पर आने वाले वक्त में एनडीए में बार्गेनिंग भी संजय निषाद को करनी है। प्रयागराज में अवैध मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है तो मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। उज्जैन में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। महाकाल मंदिर के पास मुस्लिम बाहुल्य बेगम बाग क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। 16 अवैध बिल्डिंग को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट का स्टे खत्म होने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। महाकाल मंदिर के मुख्य नीलकंठ द्वार के पास अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। यूडी के द्वारा कुछ घरों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है बेगम बाग में, जिनकी लीज एक्सपायर हो गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अनुभाग कोतवाली के 3 TIs और लगभग 50 से भी अधिक का पुलिस बल यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। जितनी भी आसपास की छोटी गलियां यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। लगातार पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से और कंट्रोल रूम के थ्रू लगातार निगरानी में है। साथ साथ ड्रोन्स के थ्रू भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एक मार्ग को चालू रखा गया है जहाँ पे सिर्फ अतिक्रमण टूट रहा है, उस एरिया को टेम्पररी बंद किया गया है और यूडीए से बात करके हम लोग जल्द से जल्द इस कार्रवाई कंप्लीट करेंगे ताकि यातायात व्यवस्था पुनः वापस से सुचारू रूप से चल सके।